लगभग जो सवाल में पूछा गया है कि 2,20,000 छात्र जो हैं वो पास किए, तो आवेदन भी लगभग जो है तकरीबन उतना ही पहुंचागा लाखों में। मंत्री जी ने अभी कहा कि ये जो है प्रायोरिटी वाइज स्कीम चल रहा है सरकार का, प्रायोरिटी वाइज हम लोग इसमें भुगतान कर रहे हैं और कुछ भुगतान जो है नहीं हुआ है, किन किन कारणों से नहीं हुआ है हम ये जानना चाहते हैं। और लगभग 2,20,000 में से कितने छात्रों को भुगतान हुआ है? और महोदय 2018 से 21 हो गया महोदय, अब तक 18 वालों को जो है भुगतान नहीं मिला, तो किस बात की प्रायोरिटी है महोदय? ये कैसा योजना चल रहा है जहां प्रोत्साहन राशि जो है वो सरकार जो स्कीम चलाती है और नहीं मिलता है? ठीक महोदय, अब सुनिए पहले ना। महोदय, लगता है नेता प्रतिपक्ष ने पूरी बात मेरी सुनी नहीं। हमने तो ईयर वाइज वित्तीय वर्ष वार आंकड़े बताए। हमने कहा है कि वर्ष 2018-19 में 17,311 आवेदन इस योजना के तहत प्राप्त हुए, जिसमें से 16,802 छात्राओं का भुगतान कर दिया गया। महोदय, हमने इसी तरीके से बताया कि वर्ष 2019-20 में 3,28,431 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से हम लोगों ने लगभग 51,900 का भुगतान कर दिया है और अभी तक लगभग 1,05,766 छात्राओं की सूची बनाकर उनका भुगतान किया जा चुका है। और हमने सिर्फ जो ये कहा कि आपका कहना ठीक है, हम खुद स्वीकार कर रहे हैं कि लंबित है मामले, लेकिन ये लंबित हैं सिर्फ जो पिछले 1.5 साल से ये कोरोना का काल चल रहा है, सारे काम स्थगित से हो गए हैं, शिक्षण संस्थाएं बंद हैं, उसके कारण लंबित है। लेकिन हम लोग छात्राओं को जरूर इस योजना का लाभ पूर्ण रूप से पहुंचाएंगे। 2018-19 में तो कोरोना नहीं था, तो 2018-19 से आंकड़ा उसका दे दिए हैं। माननीय सदस्य भाई वीरेंद्र, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है, उत्तर आया हुआ है, पूरा पूछे। अध्यक्ष महोदय, बिहार शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक नियुक्ति हेतु पदों के सृजन प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति के उपरांत किस स्तर पर प्रक्रियाधीन है? माननीय मंत्री। क्या बताए? फिर से बिहार शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक नियुक्ति हेतु पदों के सृजन प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति के उपरांत किस स्तर पर प्रक्रियाधीन है? महोदय, प्रशासी पदवर्ग की स्वीकृति मिल चुकी है और इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाना है। आप जानते हैं, माननीय सदस्य और पूरा सदन अवगत है कि सबसे बड़ा निर्णय प्रशासी वर्ग समिति में लिया जाता है, जिसके तहत निर्णय लिया जा चुका है और अब इसके सिर्फ शीघ्र स्वीकृति की कार्रवाई करके हम नियोजन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। माननीय सदस्य ललित कुमार यादव। नियोजन शुरुआत होगी, नियोजन की प्रक्रिया, इसकी अंतिम स्वीकृति दे दी जाएगी, नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अब बगल वाले को समय हो रहा है। एक और है, एसटीईटी बीएड की परीक्षा के तर्ज पर ही बीपीएड पुरुष परीक्षार्थियों को भी आरक्षण देने का क्या निर्णय निकल गया? महोदय, सरकार की आरक्षण नीतियां जो होती हैं वो सभी जगह समान रूप से लागू होती है, इसलिए इस सेवा या इस संवर्ग के साथ कोई विशेष व्यवस्था तो की नहीं जाएगी। जो सरकार के नियम है आरक्षण संबंधी वो इस पर भी लागू होगा। ठीक। अध्यक्ष महोदय, पूरा पूछिए। जी महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब है महोदय।
महोदय, हमने तो 17, 18, 19, 20 और 20, 21 में जो नीति आयोग का रिपोर्ट है, हम लोगों ने 17, 19वां कहा स्थान है। माननीय मंत्री जी ने उससे बढ़ चढ़ के 29वां, 28वां बताए हैं 18, 19, 19, 20 में। तो महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि राज्य के जो शिक्षा व्यवस्था है चौपट है। ये अपने जवाब में बोले हैं। हम तो 17, 18 पोजीशन बताए हैं। जो नीति आयोग का रिपोर्ट है महोदय, उसमें माननीय मंत्री जी ने सही स्वीकार किया। आप पूरा पूछिए, अगला का भी चिंता करिए। मैं माननीय मंत्री से ये पूछना चाहता हूं, जी देख रहे हैं, ये केवल हमने गुणात्मक सुधार के संबंध में प्रश्न किया है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का, लेकिन माननीय मंत्री जी ने केवल कोविड काल का इसमें बखान जवाब में दिए हैं। आपका पूरक क्या है? हम ये कह रहे हैं कि सुधारात्मक बिहार में शिक्षा में सुधार कब तक करना चाहते हैं? कब तक? महोदय, ये तो पूरे लक्ष्य प्राप्ति की बात है और हम लोग तो चाहते हैं कि शीघ्र हो जाए कोरोना काल खत्म होने के बाद। महोदय लेकिन एक चीज और, हम माननीय ललित जी के प्रश्न के संदर्भ में बताना चाहते हैं कि आपने कहा कि आपने प्रश्न में पूछा है 17वां, 19वां और हमने बताया आपको उससे भी आगे 28वां, 29वां। हम तो कह दिया, आपने बोला, स्वीकार किया। तो ये कोई बढ़ चढ़ के, ये कोई हमारी उपलब्धि नहीं है जो बढ़ चढ़ के हम बता रहे हैं। हम सिर्फ सदन को यह कहना चाहते हैं कि इससे समझना चाहिए कि सरकार किसी भी सच्चाई और हकीकत को छिपाना नहीं चाहती है। भले आपको मालूम हो नहीं हो, लेकिन जो सच्चाई है हम अगर उससे भी अधिक है तो वो आपको बता रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, एक चीज और इस संदर्भ में हम सरकार की जो सोच है उससे सदन को अवगत कराना चाहते हैं कि नीति आयोग के इसके लिए जो डेटा कलेक्शन का तरीका या पैरामीटर्स उसके जो हैं मापदंड या मानदंड हैं, हम लोग उसमें भी संशोधन का दे रहे हैं, क्योंकि जो विकसित प्रदेश है और जो विकासशील या गरीब प्रदेश है उनकी तुलना एक ही मानक पर नहीं की जा सकती। हम कहाँ खड़े हैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम जा किधर रहे हैं। और हम कहाँ खड़े हैं ये अलग बात है, लेकिन हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। अब समय हो गया है। महोदय जी कब तक की गीत गाते रहे? पूरक है महोदय, एक मिनट सचदेव जी, इससे रिलेटेड पूरक है महोदय। यानी सरकार कह रही है कि हम सबसे नीचे अब आगे बढ़ चुके हैं। पूरक तो अब आगे बढ़ चुके हैं। नहीं महोदय, पूरक पूछना है। समय पूरा हो गया। उनका प्रश्न खत्म नहीं हुआ महोदय, प्रश्न नहीं खत्म हुआ, पूरक पूछना है महोदय। प्रहलाद जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष उठते हैं, आप मत उठिए, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, ये शिक्षा से रिलेटेड सवाल है महोदय, बड़ा गंभीर मसला है। मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि सबसे निचले पायदान पे है, लेकिन मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि लगातार हर साल बिहार पिछड़ते क्यों जा रहा है, आखिर इसका कारण क्या है। और इस पिछड़ता अध्यक्ष महोदय, अगर पिछड़ता जा रहा है 28वें 29वें नंबर पे है तो क्या कदम उठाया मंत्री जी ने गुणवत्ता को बढ़ाने का? मात्र कोरोना का रोना रोने से बिहार का भविष्य जो है सुधरने वाला नहीं है महोदय। अच्छा, माननीय मंत्री जी, आपसे बहुत अपेक्षाएं लोगों को बढ़ी है। वो तो महोदय जब तक फिर आप उठ गए। महोदय बैठिए ना, आप बैठिए ना। माननीय आप नहीं चाहते इनका जवाब आवे? नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा वो तो जिसका उत्तर हम दे चुके उसी का प्रश्न आपने किया। हमने तो कहा कि हम कहाँ खड़े हैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम जा किधर रहे हैं। हम नीचे भले हैं लेकिन पहले से बहुत आगे बढ़े हैं, यही तो हम कहना चाह रहे हैं। श्रीमती मंजू अग्रवाल, नहीं, अब समय समाप्त हो गया, बैठ जाइए सदस्य जी। श्री मंजू अग्रवाल पूछे।
कब तक प्राथमिक विद्यालय स्थापित अपने अगल बगल के माननीय करने का सदस्य दूसरे की चिंता करेंगे तो सभी प्रश्न आ जाएंगे। पूरक है। चलिए, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। आप पुराने सदस्य हैं, आप समझ रहे हैं कि समय, हम तो ज्यादा समय दे दिए नेता प्रतिपक्ष को। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। हम जानते हैं कि आप महिला का बहुत चिंता करते हैं, बैठ जाइए। उत्तर आ चुका है, आपको उत्तर आ चुका है, अलग से माननीय मंत्री जी से मिल लीजिएगा। अलग से माननीय मंत्री उत्तर आया हुआ है। चलिए, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग मंजू अग्रवाल जी का प्रश्न है। वैसे भी महोदय सत्यदेव बाबू, आप तो अलग से मिलते ही रहते हैं, तो ये तो अलग में कभी पूछे नहीं। आप अलग में पूछ लिए होते, हम आपको बता देते। महोदय, अब मंजू जी का ना, मंजू जी का महोदय, श्रीमती मंजू अग्रवाल जी का। हाँ, वस्तु स्थिति यह है कि गया जिला अंतर्गत शेरघाटी प्रखंड के गोपालपुर पंचायत के पथलकट्टी ग्राम से उत्तर एवं दक्षिण दिशा में लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर क्रमशः मध्य विद्यालय चिल्लिम एवं मध्य विद्यालय अछमा तथा पश्चिम दिशा में लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर मध्य विद्यालय गोपालपुर है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत पथलकट्टी गांव में भी प्राथमिक विद्यालय खोलने के संबंध में सरकार कार्रवाई करेगी। केवल महोदय, मैं आज ही माननीय सदस्य से भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि अपने आपका क्षेत्र होगा, वहां पर उस गांव में विद्यालय के लिए भूमि चिन्हित करने में आप मदद करिएगा। श्री छोटे लाल राय, पूरक पूछिए। और माननीय सदस्यगण, सभी का ऑनलाइन आंसर आया हुआ है। पूछता हूं कि आप जगह पूरक प्रश्न सीधे डायरेक्ट करिए। अध्यक्ष महोदय, हम नहीं देख पाए हैं, हाँ, इसलिए मंत्री महोदय से आग्रह है कि थोड़ा ये से कहिए, दिखवावे आप लोग को। सर, माननीय मंत्री जी। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि प्रश्नगत विद्यालय में वर्ष 2018 में असामाजिक तत्वों द्वारा खपरेल विद्यालय भवन में आग लगा दी गई थी। इसके संबंध में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी। आग लगने से विद्यालय का खपरेल छप्पर, दरवाजा, खिड़की एवं बेंच, डेस्क, कुर्सी इत्यादि नष्ट हो गए थे। उक्त अग्निकांड से विद्यालय के 7 वर्ग कक्ष भी नष्ट हो गए थे। वर्तमान में इसके अलावा 7 वर्ग कक्ष उपलब्ध हैं, जिसमें छात्र छात्राओं का पठन पाठन कराया जा रहा है। लेकिन माननीय सदस्य का कहना सही है कि आग लगने से विद्यालय और विद्यालय के उपस्कर नष्ट हुए थे, उसके बारे में प्राक्कलन तैयार कराकर उसकी मरम्मती और आगे की कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा मेरा कि वो रिपेयरिंग करने लायक नहीं है, कारण कि वो जो असामाजिक तत्व नहीं बल्कि एक दिमाग जिसका गड़बड़ था, उन्होंने आग लगा दिया, लग गया, नष्ट हो गया है पूरा विद्यालय। मेरा आग्रह होगा कि उसमें भवन की आवश्यकता है और स्कूल बहुत पुराना है, इसलिए आग्रह होगा कि उसमें भवन निर्माण कराने की व्यवस्था की जाए। ठीक। श्री कुमार सर्वजीत, पूरक पूछिए। हुआ है 2010 में। आप तो आग्रह किए, आग्रह उन्होंने सुना। 2010 में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है हुजूर कि 2010 में स्वीकृत हुआ है। हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि 2010 में हो गया, 2025 तक बन जाएगा क्या?
स्टेडियम महोदय बन के पूर्ण हो चुका है। ये 2010 में इसकी स्वीकृति हुई है और अब ये कार्य इसका पूर्ण हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, हमको लगता है माननीय सदस्य को अध्यक्ष देखे महोदय, नहीं है, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। अध्यक्ष स्थल महोदय, पर जाकर के देखेंगे तो उनको लगातार मैं वहां से तीसरा बार एमएलए हूं महोदय, नींव भी इसकी नहीं रखाई है, ये कह रहे हैं कि बनके तैयार हो गया है। अध्यक्ष महोदय, अब सदन की गंभीरता को आप लोग इस तरह से हल्का क्यों करते हैं? ये प्रश्न कर रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। पूरी बात को सुनिए और सच्चाई को जाना जाएगा। और अध्यक्ष महोदय बोलिए, और शांति बनाए रखिए। और अध्यक्ष महोदय, जब मैं स्वयं माननीय मंत्री जी से मिलके मैंने पत्र दिया, इनके विभाग के द्वारा मुझे पत्र प्राप्त हुआ कि आप जमीन का जो है वहां पे व्यवस्था करा दीजिए, और मैंने सीओ से ऑलरेडी वहां का जमीन का व्यवस्था मैंने कलेक्टर को करवाया। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जिस गंभीरता के साथ कह रहे हैं, आप उसको एक बार पुनः दिखवा लीजिए। जी ठीक, पुनः वहां के जिलाधिकारी से रिपोर्ट मंगवा लेते हैं। श्री हरिभूषण ठाकुर, और अगर जो जवाब गलत है तो उस अधिकारी पर कार्रवाई होगी। चलिए, श्री हरिभूषण ठाकुर बचौल, क्या पूरक प्रश्न है? डायरेक्ट देखिए, इस तरह से समय बचाने का सीखिए। हाँ, महोदय, ध्यान इनका नहीं है। महोदय, इसमें हमने बताया है कि हमने निर्देश दिया है कि इसके संबंध में चार दीवारी निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसके अलावा भी महोदय विकल्प हैं जो माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि इन विद्यालयों के पास अपने कोष में भी राशि उपलब्ध है। जो मुरलियाचक बिस्फी का है उसके कोष में 9,13,000 रुपए हैं। इसी तरीके से सिंघासो वाला जो स्कूल है उसके 2,45,000 रुपए उसके कोष में है। तो तत्काल अगर तुरंत आवश्यक है, अभी तो हमने बताया है कि इधर से होने में तो थोड़ा वक्त लगेगा। अगर माननीय सदस्य चाहें तो इस कमेटी के जिसके माध्यम से ये काम होता है वही अध्यक्ष होते हैं, वहां से करा ले सकते हैं। नहीं तो अपने जो निधि है मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की, उससे भी करा सकते हैं। आप बैठ जाइए, अभी प्रश्न कर रहे हैं उधर। ठीक है, श्री विद्यासागर केसरी, श्री विद्यासागर केसरी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। पूछता हूं। पूरक पूछिए। माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि जिला कल्याण पदाधिकारी अररिया के माध्यम से 2019-20 में एक प्रस्ताव विभाग को भेजा गया था, जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के हजारों छात्र छात्राओं के लिए एक आवासीय विद्यालय निर्माण कराने की बात रखी गई थी। अब तक उस पर क्या विभाग ने कार्यवाही किया, ये माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं। महोदय, 2019-20 में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है, फिर भी मैं माननीय सदस्य के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पूर्णिया प्रमंडल में 3 आवासीय विद्यालय अनुसूचित जनजाति के संचालित हैं और 1 विद्यालय अनुसूचित जाति के संचालित हैं। जो फरबिसगंज में भी 2 अनुसूचित जनजाति के हैं और सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, और 4 विद्यालय पूर्णिया प्रमंडल में चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम समझते हैं कि सारे छात्र आवासित होकर के वहाँ शिक्षा अध्ययन कर। माननीय मंत्री जी, ये हम लोग वहाँ 6 एकड़ जमीन जो है आवासीय विद्यालय के लिए जो है जिला कल्याण पदाधिकारी को दिखलाए थे, और 6 एकड़ जमीन उनको जो है हम लोग मुहैया करवाए थे 2019-20 में। बावजूद
उस इलाका में अररिया जिला में एक भी आवासीय विद्यालय जनजातियों के लिए नहीं है और वहाँ के गरीब बच्चे बाहर जाके पढ़ने के लिए जो है किसी भी स्थिति में नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पुनः एक बार इस पर विचार करते हुए आगे वित्तीय वर्ष या इसी वित्तीय वर्ष में जो है इस तरीका का विद्यालय का निर्माण कराने का आप विचार रखते हैं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के जो इच्छा है और जो उन्होंने प्रश्न किया है, मैं उनके पूरी प्रति निष्ठा रखता हूं और मैं कोशिश करूंगा अपने विभागीय पदाधिकारी से बात करके अगर ऐसी कुछ वायबिलिटी होगी तो पुनः हम लोग को बहुत खुशी होगी कि वहां। चलिए, बहुत सकारात्मक जवाब दिया है। धन्यवाद माननीय मंत्री। श्री हरिभूषण ठाकुर। पहले प्रश्न में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से चारदीवारी निर्माण करवा लीजिए। हम लोग के यहाँ कोई हेडमास्टर हम लोग को नहीं खोजा है प्रबंध समिति बनाने के लिए। क्या? प्रबंध समिति बनाने के लिए कोई हेडमास्टर नहीं खोजा है, कोई हेडमास्टर नहीं खोजा है। मैंने बार बार डीओ को कहा। एक मिनट माननीय सदस्य, ये अभी पूरक पूछ भी नहीं रहे हैं आप सेम से, ये इनका प्रश्न ही सेम के लायक है क्या? आप लोग ऐसा मत मजाक करिए। पूरा प्रश्न क्या है आपका पूरक? अब आप सुन लीजिए, उनका पूरक पहले आप बैठ जाइए, बोले हरिभूषण ठाकुर। प्रबंध समिति अभी सुन लीजिए। हाँ। विद्यालय प्रबंध समिति सभी विद्यालयों में बनना है और हमारे विधानसभा क्षेत्र में अभी तक मैं एक भी प्रबंधन समिति नहीं बना पाया हूं। मैं बार बार डीओ को भी कहा। आप बैठ जाइए, अब गंभीरता से सुनिए। महोदय, अरे सुनिए, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक जी बैठ जाइए। अब मंत्री के जवाब पहले होगा। नहीं, आप बैठ जाइए। नहीं, बैठ जाइए, आप बैठिए। माननीय मंत्री बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये उचित नहीं है। पहले माननीय मंत्री जी का जवाब सुनिए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बचौल जी ने कहा है, माननीय सदस्य ने, वो बिल्कुल सही कहा है। हो सकता है बहुत सारे माननीय सदस्य जिनकी चिंता है, उनके क्षेत्र में उच्च विद्यालय में प्रबंध समिति नहीं बनी हो, इस संभावना से हम इनकार नहीं करते हैं। लेकिन महोदय, बचौल जी का जो प्रश्न है, संयोग से जिस पूरक को वो पहले वाले प्रश्न से जोड़ रहे थे, ये वर्तमान प्रश्न बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ है कि इन्होंने कहा है कि इनके बिस्फी प्रखंड में किसी विद्यालय में प्रबंध कारिणी समिति नहीं है। हमने कहा है कि शांति, अभी पूरी बात तो सुनिए। हाँ महोदय, ये महोदय, हम महोदय, बचौल जी के मामले में भी और हम आप सभी माननीय सदस्य को कहते हैं कि जिनके यहाँ नहीं बनी है समिति, वो आप लिख के दीजिए। सरकार 1 महीने के अंदर सारे विद्यालयों में प्रबंध समिति का गठन करा देगी। ललित जी। महोदय, माननीय मंत्री जी से हम यही जानना चाहते हैं, ये पिछले सत्र में प्रबंध समिति के गठन के संबंध में उठा था। माननीय मंत्री जी ने कहा शीघ्र गठन कर दिया जाएगा। 4 माह महोदय हो गया। हम लोग आपको दावे के साथ कह रहे हैं, 15 साल से किसी विद्यालय में कमेटी की गठन नहीं हुई है महोदय। बार बार नहीं महोदय, एक सख्त माननीय मंत्री जी एक निर्देश दे, 1 माह के अंदर जहां भी गठन नहीं हुआ वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी को उस पर कार्रवाई की जाएगी और जहां भी चारदीवारी का सवाल हो या और विकास का काम हो, यदि प्रबंध समिति के अध्यक्ष लिखते हैं उस पर नई कार्रवाई होती है तो उसको जिला शिक्षा पदाधिकारी
संबंधित प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई करने का विचार रखती है कि नहीं, इस पर इसका जवाब होना। माननीय मंत्री जी, अरे 1 मिनट आप भी बोल दीजिए, एक ही बार जवाब दे दें, बोलिए। भी कहीं सभी विधायकों से जुड़ा प्रश्न है। हाँ, आ गया विषय सब। कोई ये प्रबंध समिति का गठन नहीं हुआ है, कोई हेडमास्टर सुन नहीं रहा है। हेडमास्टर लोग ऐसे लोग हैं, एक हेडमास्टर हमारे अंग्रेज के जमाने का हाई स्कूल है, उसमें वो बोलते हैं कि प्रबंध समिति क्या होता है हमको मालूम नहीं है। ठीक है, ये उसके बाद आपका खत्म हो गया। एक मिनट, एक हाई स्कूल है फौजदार सिंह हाई स्कूल, वहां के जो प्रिंसिपल हैं उनको आज 3-4 साल से है प्रबंध समिति नहीं बना है, और उसके बाद सारे शीशम पेड़ कटवा के बेच दिए, और ये करके जितना प्रबंध समिति से पैसा जो प्रबंध समिति से माध्यम से निकलना था, खुद टीचर प्रिंसिपल निकाल के पैसा सारा खर्च कर दिए, और अथी का पैसा जो अपने कमेटी का जो पेड़। अब ललित जी आप अपनी बात करके दूसरे की बात सुनिए, दूसरे की बात सुनिए माननीय सदस्य। ललित जी अब सुनिए, पेड़ का पैसा अपने पॉकेट में रख लिए। मैंने डायरेक्टर से 10 बार कहा, डायरेक्टर को लिखित दिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा, डायरेक्टर ने 10,000 रुपया लेके उसको फिर उसको एफआईआर हुआ। ठीक है, हो गया। माननीय नंद किशोर यादव जी बैठ जाइए। महोदय, सब माननीय सदस्यों से जुड़ा गंभीर विषय है, आसन गंभीर है, शांति से सुनिए। महोदय, पिछले सत्र में इस विषय पे चर्चा हुई थी और बहुत सारे सदस्य महोदय। अब सुन लीजिए, माननीय सदस्यों की बात को सुने, महोदय सबके हित की बात बोल रहे हैं वो। महोदय, पिछले बार इस विषय पर चर्चा हुई थी, बहुत सारे सदस्य पहली बार जीत के आए। माननीय सदस्य, मंत्री हो गए करते हो। महोदय, पिछले सदन में इस बात की चर्चा हुई थी, बहुत सारे सदस्य पहली बार जीत के आए हैं, जो प्रबंध समिति बनाने के जो नियम है उसकी जानकारी उनको नहीं है, और जो कुछ जानकारी माननीय सदस्य से मिल रही है, प्रधानाचार्य नहीं चाहते हैं कि कोई समिति बने उनकी सुविधा के लिए। तो पिछली बार मैंने आग्रह किया था माननीय मंत्री महोदय से कि प्रबंध समिति के जो कई बार संशोधन होते रहते हैं, तो जो संशोधित अभी तत्कालिक प्रस्ताव है, नियम बने हैं, वो अगर सभी सदस्यों को एक बार भेज दिए जाते तो माननीय सदस्य भी पहल करते, और माननीय सदस्य अगर कमेटी बनाने के लिए पहल करते, जो प्राचार्य उसमें नहीं सहभागी बनता उसके खिलाफ वो लिखते, तब तो कार्रवाई होती ना। तो ठीक है कि प्राचार्य नहीं पूछ रहा है, लेकिन हम जो विधायक हैं हम भी तो पहल कर सकते हैं एक बार, और उसके बाद हम शिकायत करेंगे कि साहब इस प्रिंसिपल ने बात नहीं सुनी हमारी, तब कार्रवाई हो। इसलिए आप अरे रुको, सुरेश नहीं, अरे रुकिए ना, माननीय सदस्य बोल रहे हैं, आप क्यों बीच में उठे? आप सुनिए, पहले सुनिए ना, वो अपनी बात रख रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह, वो भी सदन के बहुत सीनियर सदस्य हैं, सुनिए। महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, आपने पिछली बार कहा था कि हम भिजवा देंगे, लेकिन वो आया नहीं, इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि अविलंब सभी सदस्यों को एक बार जो आपके नियम है प्रबंध समिति बनाने के, उसकी प्रति भिजवा दें, ताकि माननीय सदस्य भी पहल कर सकें और इस काम को पूरा कर सकें। संजय सरावगी जी, संक्षिप्त में। अध्यक्ष महोदय, यहाँ प्रबंध समिति के बनाने की चर्चा चल रही है। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या पंचायतों में जो उत्क्रमित होकर +2 और उच्च विद्यालय बने हैं, उसके प्रबंध समिति बनाने का जो है प्रारूप का निर्णय हो गया है, सरकार कर ली है क्या कि वो प्रबंध समिति कैसे बनेगी? मैं तो पहले प्रबंध समिति बनेगी तो वो कैसा बनेगी, पहले पुराने उच्च विद्यालय और +2 का जो विद्यालय उसका प्रबंध समिति कैसे बनेगा यह निर्णय हो चुका है। लेकिन नए जो उत्क्रमित, जो नए +2 उत्क्रमित हुए हों या नए उच्च विद्यालय निर्णय, क्या उसके नियमावली बन गई क्या कि उसके प्रबंध समिति कैसी रहेगी, कौन उसके अध्यक्ष होंगे, ये हो गई है क्या? एक माननीय मंत्री जी हरिनारायण बाबू का, माननीय मंत्री हरिनारायण को। अध्यक्ष महोदय, मामला बहुत ही गंभीर है, इसी प्रश्न में पूरा समय चला जाएगा। बैठ जाइए, आप सुन लीजिए।
अध्यक्ष महोदय, अगर नहीं ठीक है, सबकी सहमति है तो चलिए। अध्यक्ष महोदय, मामला अति गंभीर है। सवाल नए सदस्यों का नहीं है। मैं तो 9 बार इस विधानसभा का सदस्य रहा हूं, लेकिन हमारे क्षेत्र में भी हेडमास्टर लोग कहने के बावजूद भी नहीं बना रहे हैं। और जब मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जब ये स्थिति है तो पूरे बिहार की क्या स्थिति होगी, आपको स्वयं अवगत होना चाहिए। बिना अनुमति के खड़े नहीं होंगे, बैठ जाइए। माननीय सदस्य विजय शंकर दुबे जी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप विभाग को उसमें दिखवा लीजिए। 84 का डायरेक्टर का परिपत्र जारी जो हुआ इस संदर्भ में, उसके बाद से कोई आपने परिपत्र जारी नहीं कराया। परिपत्र जारी हो जाए और उसकी कॉपी सभी माननीय सदस्यों को, नया डायरेक्टिव आप जो नया अमेंडमेंट किए हैं उसके अनुरूप आप डायरेक्टिव निदेशक से सभी विद्यालयों को, जिला शिक्षा पदाधिकारी को साइमल्टेनियसली माननीय सदस्यों को कॉपी भिजवा दें ताकि राज्य में बन सके। आलोक मेहता जी। चर्चा हुई थी तो उसमें एक बात की और चर्चा हुई थी कि उसमें उनकी जो जिम्मेवारी है प्रबंध समिति की, उसको भी पत्र में मेंशन जरूर किया जाना चाहिए। इसके पहले प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद हुई पूरे बिहार में, सरकार के द्वारा पैसे भेजे गए, जैसे तैसे उपकरण खरीद के और उसको डाल दिया गया, और ये भी पता नहीं कि उपकरण कहाँ है, कोई जांच करने वाला भी है कि नहीं। बाद में उसको प्रवर समिति जब पूछा गया कि आपने किस आधार पर यह उपकरण खरीदा, तो उन्होंने कहा कि प्रवर सरकार का निर्देश है, उसके लिए एक निर्देश जारी किया गया था कि एक प्रवर समिति बनेगी शिक्षकों की और वो उसकी खरीद करेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे यहाँ प्रबंध समितियां 80% विद्यालय में चल रही है। मैंने अध्ययन किया कि जब प्रोसीडिंग लिखा रहा था तो उसमें उन लोगों ने उस खरीद की चर्चा उस प्रोसीडिंग में की। मैंने कहा कि जब प्रबंध समिति पर सारी जिम्मेवारी सरकार दे रही है इसकी खरीद की, तो फिर प्रबंध समिति कैसे उसको अप्रूव करेगा? आप या तो उसके पहले उससे अप्रूवल लेना चाहिए था परचेज से पहले, और उसका नियम निर्धारित होना चाहिए था, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। पूरे बिहार में ये हुआ होगा, मैं समझता हूं कि सारे सदस्यों ने अपनी भावना व्यक्त की। तो महोदय, इस पर बहुत प्रिसाइजली अध्ययन करके और एक सर्कुलर बनाकर माननीय सदस्यों को, हम लोग को शिक्षक कहीं से लगता है कि जैसे आर्काइव से निकाल के कोई प्रपत्र उसका देते हैं, कहते हैं कि यही नियम है, और जो बोलते हैं उसके हिसाब से हम लोग करना होता है। लेकिन मैं ये सभी माननीय सदस्यों का जो सवाल है उसको सरकार गंभीरता से ले और एक पूर्ण प्रपत्र माननीय सदस्यों को सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार सदन में जो चर्चा हुई थी, माननीय अध्यक्ष महोदय का आभार मैं व्यक्त करता हूं, और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, सर सुना जाए सर, 1 मिनट। पिछली बार जो सदन में चर्चा हुई थी प्रबंध कारिणी समिति की गठन हेतु, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा हम लोगों को जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा के द्वारा हमको पत्र मिला है और इनका निर्देश सरकार का मिला है। मैं अपने विधानसभा में 4 प्रखंड है, उदा किशोर प्रखंड में अंश में मेरा 7 विद्यालय है, 7 का मैंने प्रबंध कमेटी इनके गजट के अनुसार हमने किया है। और कौन प्रधानाध्यापक को बुलाएंगे, नहीं आएगा, किसका मजाल है कि प्रधानाध्यापक नहीं आएगा, और वो हमारा कर्तव्य होता है। और एक ही विषय को तो गठन किया हूँ और 3 प्रखंड बचा है, उसका भी गठन करूंगा, और पहले भी मैं किया हूँ। और किस हेडमास्टर को बुलाएंगे? संक्षिप्त में वह हेडमास्टर नहीं आएगा। आप बैठ जाइए। किसका मजाल है कि प्रधानाध्यापक नहीं आएगा?
उसको सरकार क्या देखेगी? माननीय सदा बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय नंदकिशोर बाबू जी की बातों से इत्तेफाक रखता हूं कि इसमें हमारी तरफ से भी पहल होनी चाहिए। मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा में अभी 38 उच्च विद्यालय हो गए हैं और जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया था सभी प्रबंध समितियों के गठन का, और मैंने पहल किया। और आपको ये जानकर मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि 38 में से 38 प्रबंध समितियों का गठन हुआ। ठीक है, मैंने उसकी सतदेव जी आप नहीं बैठ जाइए। अब इसी पर एक ही प्रश्न पर रहेगा तो फिर चलिए। सत्यदेव जी, हाँ बैठ जाइए। और बहुत सारे जो विद्यालय है महोदय, जो प्रबंध समिति के अध्यक्ष के अनुशंसा पर राशि खर्च करने की जो बात है, प्रधानाध्यापक ने मनमानित तरीके से वो सारे पैसे खर्च कर लिए हैं। दूसरी जो बात है कि जो रात्रि प्रहरी का जो चयन किया जा रहा है महोदय, जिसमें हमारी बात मंत्री जी नहीं सुनते हैं, तो रात्रि प्रहरी का जो चयन करना है वो प्रबंध समिति के जिम्मे है या कि प्रधानाध्यापक के जिम्मे है? माननीय मंत्री जी से ये हम स्पष्टीकरण चाहते हैं। अब्दुल जी और लास्ट है सर, मुद्दे की अहमियत ये है सर कि आपने समय भी दिया है और पूरा सदन गर्म है। मामला ये है कि स्कूल में नियम और नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है और एक आम नया कोई विधायक शिकायत नहीं कर रहा है, जो हमारे कई बार मंत्री रहे और हरिनारायण बाबू शिक्षा मंत्री रहे। जब शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में उनके आदेश का पालन अगर शिक्षक नहीं करता हो तो स्कूल का मेयार कितना गिरा है ये देखने की जरूरत है और करप्शन के अड्डे बन गए हैं, इसको जरा देखने की जरूरत है सर। माननीय मंत्री जी आप बैठ जाइए। अब आ गया सारा विषय, आ गया, एक ही विषय को दोहराने। माननीय मंत्री जी आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए, एक ही विषय कई माननीय सभी, आप बैठ जाइए। माननीय सदस्य बैठ जाइए। नहीं, ये गलत है। कोई भी बात आपकी प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी। बैठ जाइए। अब सारे सदस्य का आ गया है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, सबसे तो पहले इस प्रश्न में जितने भी माननीय सदस्यों ने रुचि दिखाई है और पूरक पूछा है, मैं विभाग और सरकार की तरफ से उनके प्रति शुक्रगुजार है। और महोदय, जो मूल रूप से आप सुन लिया महोदय, जब अब आप तो बैठ जाए ना, सुना ना महोदय, जब पूरक पूछे जा रहे थे तो हम तो बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अब आपको क्या हो रहा है? इसलिए महोदय हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं और मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि कम से कम इतने सारे माननीय सदस्य जागरूक हैं शिक्षा के प्रति और शिक्षण संस्थान के प्रति, इसलिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। महोदय, इसमें मूल रूप से 2-3 बातें जो आई हैं उसके संबंध में मैं स्थिति स्पष्ट जरूर करना चाहता हूं। सबसे पहली बात, जो हमारे माननीय नंदकिशोर यादव जी ने कहा या विजय शंकर दुबे जी ने कहा कि इसके नहीं, सबसे पहले बोले तो आप हड़बड़ा कह रहे हैं, हड़बड़ा कह रहे हैं। हम सब पर आएंगे, हम सब पर आएंगे, लेकिन धैर्य रखिए, धैर्य खो। महोदय, जहां तक
उसके संबंध में परिपत्र की बात है, तो माननीय सदस्य का सुझाव ठीक है कि जो भी परिपत्र है उसको हम माननीय सदस्यों के बीच अलग से वितरित करा देते हैं, पहली बात। दूसरी बात महोदय, यह भी उसके साथ जुड़ी हुई है कि इस परिपत्र की प्रति सदस्यों को पहले भी गई है, और जो हमारे दूसरे सदस्य तो इधर के जो बोले सो बोले, और हमारे आलोक मेहता जी ने बहुत सारे प्रश्नों का निदान कर दिया कि उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र के भी 80% विद्यालयों में प्रबंध कारिणी समिति गठित है। तो कुछ इसका पक्ष ये भी है, जो बहुत सारे माननीय सदस्य बैठ के सिर हिला रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि आप कहना यही चाह रहे हैं कि उनके यहाँ भी विद्यालयों में प्रबंध समितियां गठित हैं। बहुत सारे सदस्य बोल रहे हैं, लोगों ने बोला भी है, कुछ लोग और सुन लीजिए ना। और महोदय, आपके प्रश्न का भी जवाब देंगे, आप ठहरिए ना। और हरि नारायण बाबू भी जो कह रहे हैं, हरि नारायण बाबू की चूंकि चर्चा आपने विशेष रूप से की है, इसलिए भी मैं विशेष रूप से हरि नारायण बाबू को भी कहना चाहता हूं कि वो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। किस प्रधानाध्यापक ने ये हिमाकत दिखाई है वो लिख के देंगे, उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, जहां भी प्रबंध समिति नहीं गठित हुई है, अब संजय सरावगी जी ने भी जो बात उठाई है उसको कौन आप सुनिए जो संजय सरावगी जी ने जो बातें उठाई हैं कि जो हमारे नव उत्क्रमित मध्य विद्यालय से उच्च विद्यालय या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, यानी 10th वाले हैं या +2 वाले हैं, इन्होंने कहा है कि उसके लिए है कि नहीं है। तो हम सदन को और सभी माननीय सदस्य को बताना चाहते हैं कि जो भी परिपत्र पहले से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए निर्गत हैं, वही परिपत्र नव उत्क्रमित उच्च और उच्च माध्यमिक विद्यालयों पर भी लागू होंगे, यह बात स्पष्ट है। तीसरी बात कि ललित जी ने बड़ा ही माकूल प्रश्न पूछा। प्रश्न तो पूछते हैं ठीक, लेकिन जवाब सुनने का धैर्य नहीं रखते। हम इन पर आ ही रहते, और इसीलिए सबके सबसे अंत में हम आपके पूर्वक पर आते हैं, इसलिए कि देखते हैं कि आप सबका सुनते हैं कि नहीं। और महोदय, जो ललित जी ने पूछा है कि जो भी पदाधिकारी आपने कब लिख के दिया है प्रबंध कारिणी समिति गठित करने के लिए, कब शिक्षा विभाग के कार्यालय को आपके पत्र प्राप्त हुए हैं, उसकी सूचना के साथ वो अगर अभी तक नहीं किया है आप उपलब्ध कराएं, निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी महोदय, विभाग के द्वारा निश्चित कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अब माननीय सदस्य बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी, 1 माह के अंदर सभी विद्यालय में प्रबंध कमेटी गठित हो जाए, और जो सरकार की योजनाओं का लाभ उठाता है, चाहे स्थापना हो, उत्क्रमित हो, या सभी विद्यालय के अंदर प्रबंध कमेटी की गठित हो जाए। चलिए महोदय, यही तो हमने कहा। ठीक, यही तो हमने कहा। हमारे प्रस्ताव पर एक प्रश्न और है। विजय कुमार खेमका, मदरसों में भी प्रबंध कमेटी गठित कर, जो भी सरकारी लाभ विद्यालय उठाते हैं, सभी विद्यालय में प्रबंध कमेटी का गठन 1 माह के अंदर सरकार करावे। अध्यक्ष महोदय, कला संस्कृति विभाग के मंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि लोक देवता जो हमारे उत्तर बिहार से लेकर नेपाल और मिथिला और कोसी और सहरसा
के बीच में महाराजा सहलेश और बिहुला बिशहरी की पूजा होती है, वो घर घर होती है। कोरोना के कारण उन्होंने कहा है कि इसको हम लोग राज्य उत्सव के रूप में मनाने का विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा, मैं धन्यवाद देता हूं अध्यक्ष महोदय, पूरक है, लेकिन एक समय सीमा निर्धारित है। दिए तो पूरा क्या करिएगा? समय सीमा एक निर्धारित कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय हमारे मंत्री जी। महोदय, जब शुरू होगा महोत्सव उसमें इनका महोत्सव शुरू कर दिया जाएगा। चलिए, अब तारांकित प्रश्न समाप्त हुए। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो उसे सदन पटल पर रख दिए जाएं। अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 27 जुलाई 2021 के लिए माननीय सदस्य अजीत शर्मा से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। आज सदन में राजकीय विधेयकों के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। हाँ, ताकि कल शोक है इसलिए आज जो है आप पेश कर सकते हैं। महोदय, हमने लिखित में भी आपको सूचित किया है। देखिए, प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं है। आप कुछ कहना चाहते हैं तो 2 मिनट में अपनी बात। अध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं महोदय, और हम चाहते हैं कि हम यहाँ 2 प्रस्ताव जो हैं वो हम रखने का काम करें। ज्यादा हम समय नहीं लेंगे। प्रस्ताव नहीं, अपनी बात को रखें। अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में विरोध जो है वो बुनियादी है महोदय। जो 23 मार्च को जो घटना हुआ, जो काला दिन के रूप में सारे देशवासियों ने देखने का काम किया, हम चाहते हैं महोदय जो शर्मसार हुआ लोकतंत्र, जहां अध्यक्ष बैठ जाइए, शांति बनाए रखिए। नहीं अध्यक्ष, बैठ जाइए। नेता प्रतिपक्ष, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। बोले नहीं, आपको फिर मौका दो। आप बैठिए, पहले बैठ जाइए। सभी सदस्य बैठ जाइए, और आप भी माननीय सदस्य बैठ जाइए। बैठ जाइए, सभी सदस्य बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। आपका कोई सब प्रोसीडिंग में नहीं जाएगा। माननीय सदस्य बैठ जाइए। ये प्रोसीडिंग में कोई भी ऐसे शब्द नहीं जाएंगे जो संसदीय होंगे। पहले हम सब बैठ जाइए, तभी सुनेंगे। बैठ जाइए सभी। चौधरी साहब, सभी माननीय सदस्य बैठ जाइए। लोकतंत्र में सदन में सबको बोलने का अधिकार है। बैठ जाइए सभी सदस्य, और आसन बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप ही के लिए कह रहे हैं। सभी सदस्य बैठ जाइए। पहले आप बैठ जाइए। माननीय उत्तेजना दिखाने की जगह नहीं। बैठ जाइए आलम जी, आलम जी बैठिए। सभी आप बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए। जिनको आसन अनुमति देगा वही बोलेंगे। बैठ जाइए आलम जी, बैठ जाइए। नहीं, बैठ जाइए। ललित जी बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। ललित जी, अरे आप बैठ जाइए। प्रहलाद जी बैठिए, आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपके कहने से आसन नहीं सुनेगा। आसन सभी सदस्यों का अधिकार। अब सुनिए, सभी सदस्यों का अधिकार है, और आसन सबको एक चीज कह देते हैं। आप ध्यान से सुनिए। अब हम कहते हैं, आप लोग सुनिए, उसके बाद हम सबको मौका देंगे बोलने का। और आलम जी, आप व्यग्र मत होइए ना, बैठिए, सुनिए हमारी बात को। मौका मिलेगा सबको। देखिए, कोई भी माननीय सदस्य, सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का अधिकार है, और आसन जब निर्देशित करता है, अनुमति देता है,
तो वो बात रखते हैं तो गौर से सुने और सदन के अंदर उसकी जवाब सबको मौका मिलेगा। आपके नेता बोलेंगे, प्रतिपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सबको हम मौका देंगे। और हमने कल ही कहा है कि विरोधी दल को हम बोलने का मौका देंगे। अब आप शांति से सुनिए, यहां जो विमर्श हुआ, जिस विषय पर विमर्श हुआ, सदन के लिए, पूरी विधायिका के लिए आवश्यक था। इससे संसदीय परंपरा समृद्ध होगी। यह आत्मचिंतन का समय है, आत्मविश्लेषण का समय है। घटनाओं का घटित होना प्रकृति का नियम है, परंतु कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जो हमें हमेशा कोसती रहती है। हमें यह महसूस होता है कि अगर हम ऐसा नहीं किए होते तो शायद यह नहीं घटित होता। अगर ऐसा हो ही गया तो हमें इसके आगे कुछ नहीं करना चाहिए था। मुझे आज इस सदन में आप सबकी भावनाओं में कहीं न कहीं पश्चाताप के कुछ स्पंदन मुझे महसूस हुए हैं। यह सुखद है लोकतंत्र के लिए। माननीय सदस्यगण, 23 मार्च 2021 को जो घटना यहां घटित थी वह अभूतपूर्व था। सदन में विरोध, कुर्सी पटकना, एक दूसरे पर बाहें चढ़ाना कोई नई घटना नहीं है। पूर्व में भी इस सदन में ऐसी घटना घटित हुई है। यही नहीं, देश के अन्य विधायी निकायों, लोकसभा एवं राज्यसभा में भी ऐसी घटनाएं होती रही है। यहां तक कि बिहार विधानसभा में किसी सदस्य या कई सदस्यों द्वारा जब जब भी इस तरह की अमर्यादित आचरण किया गया है, तब तब सरकार की ओर से इन विधायकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव आया है। उन्हें सदन द्वारा दंडित भी किया गया है। दिनांक 6 अगस्त 2015 को तत्कालीन मंत्री संसदीय कार्य के प्रस्ताव पर माननीय सदस्य श्रीमती ज्योति रश्मि को सदन से और समिति से भी निलंबित किया गया था। दिनांक 2 मार्च 2012 को तत्कालीन मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी के प्रस्ताव पर माननीय सदस्य श्रीमती ज्योति रश्मि को 5 उपवेशन के लिए निलंबित किया गया था। दिनांक 21 जुलाई 2010 को तत्कालीन मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी के प्रस्ताव पर 71 सदस्यों को सदन से निलंबित किया गया था। दिनांक 2 अगस्त 1999 को तत्कालीन मंत्री रामचंद्र पूर्वे जी के प्रस्ताव पर माननीय सदस्य दिलीप वर्मा को 2 उपवेशन के लिए निलंबित किया गया था। उस दिन की घटना सदस्यों के आवेश की, उत्तेजना की पराकाष्ठा थी। सब कुछ हाथ से निकल चुका था। चीजों को व्यवस्थित करने के लिए अंततः कुछ कठोर कदम उठाने पड़े। मैं नहीं समझता हूं कि आप विरोधी दल के सदस्य या सत्ता पक्ष के सदस्य संसदीय परंपराओं का निर्वहन करने में देश के किसी भी विधायी संस्था से कमतर हैं। ये आप ही हैं जिन्होंने पिछले 22 दिन के सेशन में 21 दिन तक बेहतरीन तरीके से सदन चलाकर सदन के 100% सूचीबद्ध कार्यों को पूरा किया। आप ही लोग हैं और आपके सहयोग से चला है। जनता के सवालों को उठाया, सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया, सरकार की गलत बयानबाजी का प्रतिवाद किया, इस राज्य के वित्तीय कार्यों पर सकारात्मक विमर्श किया, बजट भी पारित हुआ। सरकार की संवेदनशीलता और सजगता प्रश्न के जवाब के माध्यम से भी आया, परंतु ये आप ही थे जिन्होंने उस दिन एक काला धब्बा अपने चेहरे पर लगा दिया। ये आसन क्या है? यह आसन इस सदन का कस्टोडियन है। यह सदन को सही दिशा प्रदान करने का उपक्रम है ताकि राज्य की जनता का हित साधा जा सके। अगर आप इस आसन की ही अपमान करेंगे, इसे कमरे में बंद कर देंगे, फिर सदन में अराजक स्थिति पैदा हो जाएगी। यही उस दिन हुआ। यह अजीब था। मेरे अब तक के संसदीय जीवन में इस तरह की घटना मैंने नहीं देखा। कई बड़े सदस्य ने भी बताया कि ऐसी घटना घटित नहीं हुआ। मैं आहत था, दुखी था। मैंने कई बार सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो कहा भी कि अमर्यादित आचरण को फुटेज के आधार पर देखा जाएगा इसी आसन से, उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैंने उसका समग्र रूप से विश्लेषण करने के लिए यहीं से आचार समिति को सौंपा है। समिति के प्रतिवेदन आने पर, उसकी अनुशंसा आने पर मैं उसे आप सबके समक्ष रखूंगा, फिर निर्णय आपका होगा। मैं तो इस पीठ पर बैठकर इतिहास की इस दुर्घटना का साक्षी हो चुका हूं। मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि बिहार विधानसभा के इस ऐतिहासिक सदन में इस तरह की घटना का पुनरावृत्ति कभी न हो। मैं इसे सिर्फ इसलिए कह रहा हूं
कि मैं आप लोगों का यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप सब संवेदनशील व्यक्ति हैं। इस राज्य की जनता का आप पर पूरा भरोसा है। आप सब उस घटना से सबक लें, संकल्प लें तो शायद भविष्य काफी उम्मीद भरा होगा, रचनात्मक होगा। वह सदन न आखिरी था और न वह सदन आखिरी है। यह सदन आखिरी है। यह सतत प्रक्रिया है। काफी जद्दोजहद के बाद इस देश में एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था काम हुई है। कई लोग आप पर आंखें गड़ाए बैठे हैं। आपके आंगन में घुस सकते हैं। आपकी स्वतंत्रता, आपके विशेषाधिकार की धज्जियां उड़ा सकते हैं। इसलिए सचेत रहिए। आप समझ रहे हैं कि हस्तक्षेप करने का मौका बहुत लोगों को मत दीजिए। सदन में आसन की गरिमा सर्वोपरि है। जब आसन की मर्यादा और गरिमा ही नहीं रहेगी तो लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा। विरोध हो जरूर हो, लेकिन विरोध मर्यादित और संसदीय परंपराओं के अनुकूल होना चाहिए। सदन में अनुशासन, संयम और मर्यादित आचरण जरूरी है। सदन नियम और परंपराओं के अनुसार चलता है। सदन के अंदर किसी तरह के भ्रम की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। सबको बातों की जानकारी होनी चाहिए। किसी को कलंकित और बदनाम करने के बजाय हमें सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। हमें आपसी मतभेद भुलाकर अपनी रचनात्मक भूमिका और अपने अनुशासन, संयमता आचरण से विकास का नया पैमाना गढ़ना होगा। सदन में किसी भी सदस्य की मनोवृत्ति नहीं होनी चाहिए कि किसी सदस्य की छवि को धूमिल करें, किसी सदस्य को कलंकित करने की मानसिकता का परित्याग करना हम सबों की जिम्मेवारी है। यहाँ राजनीति नहीं, हम जो भी करते हैं ईश्वर या खुदा इसे नहीं जानता है, यह नहीं समझना चाहिए। लाखों लोगों की निगाह आपकी तरफ देख रही है। पूरे बिहार की जनता, देश की जनता देख रही है। हम चालक बने, चालाक नहीं। आप सभी इस बिहार के जनता रूपी गाड़ी के स्टीयरिंग पर बैठे हैं। बिहार की जनता के द्वारा आप माननीय को बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है। सदन में आप सभी सकारात्मक वातावरण तैयार कर बिहार के विकास में गवाह नहीं भागीदार बने। मेरा आग्रह है, निवेदन है, सदन की गरिमा को बरकरार रखिए। आपकी व्यवहार आगे की सारी व्यवस्था को चिन्हित करेगा और सारे कार्य को प्रभावित करेगा। मैं नेता प्रतिपक्ष को अगर जो 2 मिनट बोलने के लिए कहा हूं तो ध्यान से सुनिए। इसमें उत्तेजना कतई मत फैलाइए। बोलिए नेता प्रतिपक्ष। अध्यक्ष महोदय, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी आशाएं हैं कि इस लोकतंत्र के मंदिर के मान सम्मान और मर्यादा बुनियाद को आप बचाने का काम करेंगे। हम सब लोगों को उम्मीद है। लोहिया जयंती, भगत सिंह जिस दिन शहीद हुए, शहादत दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 23 मार्च। उस दिन जो भी घटना हुई, क्यों, कैसे, क्यों हुआ, ये हम नहीं जानना चाहते, बताना चाहते सब लोगों ने। और हम, आप कौन होते हैं तय करने वाले। आपने ठीक ही कहा कि देश की जनता देख रही है, देश की जनता ही जज है, वही डिसाइड कर रही है महोदय। अब लेकिन एक बात सोचना पड़ेगा महोदय, एक बात सोचना पड़ेगा कि लोकतंत्र के मंदिर में विधायकों की अगर पिटाई होती है तो विधायकों की काम मान सम्मान रह जाएगा। आप देखिएगा कार्रवाई जो भी हुई, लेकिन 2 मात्र पुलिसकर्मी जो हैं, सिपाही, उनको निलंबित किया गया है। आज विधायक को महोदय जो है मान सम्मान, कल को कोई भी विरोध करेगा, सत्ता आती जाती रहती है, कल को फिर से ऐसा वातावरण होगा महोदय तो कल को कोई भी पुलिस वाला विधायक को गोली मार देगा, फिर कार्रवाई के नाम पे 2 सिपाही को आप निलंबित कर दीजिएगा। यही होगा महोदय। लेकिन एक बात आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आखिर ये हुआ क्यों। हम नहीं चाहते महोदय कि हम इस पे ज्यादा विश्लेषण करें, लेकिन आप बहस अगर करा देते तो सारे सदन में जितने पार्टियां हैं, ऑल पार्टी के लोग जो है, सबको टाइम अलॉट हो जाता, सब अपनी बात को रखते महोदय, और एक आपको भी मौका मिलता महोदय, जो दाग लगा है उस दाग को धोने का भी मौका मिलता। किसकी गलती है, क्यों हुई है, ये सारी बात जो है सामने पटल पे आ जाती महोदय, ऑन रिकॉर्ड आ जाता। लेकिन कार्रवाई होती रही है, होता रहा है। कुछ लोग तो कुछ भी लोग कहते रहते हैं, लेकिन हमारा ये है, अब विधायक लोग का तो फंड भी ले लिया गया। विधायक लोग को जब विधानसभा में ही पीटा जाएगा, भद्दी भद्दी गालियां दी जाएंगी,
लेकिन कार्रवाई के नाम पे तो किसी पे भी कोई अधिकारी, बड़े अधिकारियों पे नहीं हुई महोदय। आखिर सिपाही की तो हिम्मत नहीं है कि विधायक को पीट दे विधानसभा के अंदर, किसी ना किसी के निर्देश पे हुआ होगा। तो हम नहीं चाहते महोदय कि इस पे ज्यादा हम विश्लेषण ज्यादा हम करें, लेकिन हमारे ये आपसे फिर से हम अनुरोध करेंगे, ये पहला प्रस्ताव जो है सर्वसम्मति से पास किया जाए महोदय, इस पे बहस करा लिया जाए, सब सदन में जितने लोग हैं बहस कर ले महोदय कि क्या बात है क्या नहीं है। समय महोदय सरकार भी चाहती होगी बहस करना, आप हमारी गलती है तो आप बताइए, हम आपकी गलती होगी तो हम बताएंगे, और गलती से हम लोग सुधार करके आगे बढ़े महोदय। हम लोग चाहते हैं शांतिपूर्वक जो है सदन चले और हम लोग पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। दूसरा प्रस्ताव महोदय ये होगा कि जातीय जनगणना को लेकर महोदय एक मिनट हम खाली हम बोल के दो एक मिनट में एक विषय पर आ जाने दीजिए। एक दिन हम वाइंड अप कर देंगे महोदय, फिर इकट्ठे जो होगा बोल लेंगे। जातीय जनगणना को लेकर के महोदय केंद्र सरकार ने सुझाव है, अब देखिए सुन लीजिए, जातीय जनगणना को लेकर के केंद्र सरकार ने मना कर दिया, लेकिन आप लोग सब लोग महोदय अभी गवाह कि 2 बार इस सदन ने जातीय जनगणना का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया है महोदय। अभी देखिए जिस पर महोदय गंभीरता के साथ इस पे भी हम बोल रहे सुझाव दे रहे मंत्री जी सर, एक मिनट महोदय, हम वाइंड अप कर रहे हैं, सुन लिया जाए। हड़बड़ाहट किस बात की है महोदय, गंभीर विषय है और पूरे सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि जातीय जनगणना की गिनती हो, लेकिन क्या मर्यादा रह जाएगा इस विधायिका का, लोकतंत्र के मंदिर का। हम ये सुझाव देना चाहते हैं कि लिखित में अब तो केंद्र सरकार ने मना कर दिया, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही भले एक विधानसभा की कमेटी जाकर के प्रधानमंत्री से समय लेकर के जाकर के मिले और जातीय जनगणना कराए महोदय। हम लोग पूरी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, पहले तो हम धन्यवाद दे दें, जैसे आपने नेता प्रतिपक्ष के सुने वैसे संसदीय कार्य मंत्री से जो बड़े लोग बोले, हम लोगों को अपने व्यवहार से इसको दिखाना है कि बिहार विधानसभा में जो सभी सदस्य हैं कुछ बेहतर करना चाहते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, उस दुखद दिन के दुखद घटना के संबंध में जो आपने अपनी राय रखी है, सबसे तो पहले हम बताना सदन को ये चाहते हैं कि सरकार पूरी तरीके से और सत्ता पक्ष पूरे मुस्तैदी से आपने जो भावना प्रकट की है हम उसके साथ हैं। आपने जो भावना प्रकट की है, उस दिन की दुखद घटना हमने पढ़ा है, नेता प्रतिपक्ष भी मानते हैं, जिनको जनता ने अपना विश्वास देके जनतंत्र की रक्षा करने, जनतंत्र की हिफाजत के साथ जनहित के काम करने के लिए यहां भेजा है। हमारा आपका आचरण उस अनुरूप में होता है कि नहीं होता है, इस पर जनता जरूर देखती है और सोचती है। महोदय, आपने सही कहा है कि अभी ये समय हम लोगों के लिए, सबके लिए सचेत होने का समय है कि अगर हम नहीं सचेत हुए तो आने वाली हम लोगों की पीढ़ी जो होगी, जनप्रतिनिधियों की पीढ़ी, वो हमें नहीं माफ करेगी, क्योंकि हम लोग अपने आचरण से सरकार के दूसरे अंगों को अपने कार्यों में हस्तक्षेप करने का मौका दे रहे। महोदय, अभी कुछ ही दिन पहले माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या कह दिया केरला के मामले में? महोदय, संविधान के अनुच्छेद 212 के तहत हमें पूर्ण निर्बंधनता है, जो हम यहां जो कुछ करेंगे, जो कुछ बोलेंगे, उसकी न्यायालय में समीक्षा नहीं की जा सकती है। ये संविधान ने हमको ये सेफ गार्ड और ये इम्यूनिटी दी है कि हम जो करेंगे, बोलेंगे, वो दूसरे नहीं पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला है। उसके लिए हम कहीं अकाउंटेबल नहीं है। अगर सदन के सदस्य अगर कहीं अकाउंटेबल है तो या तो इस आसन के प्रति, नहीं तो फिर जनता के प्रति। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने अभी 10 दिन पहले की बात है, उसने क्या कह दिया केरल के मामले में
कि हम आपकी इम्यूनिटी मानते हैं, लेकिन वो स्वतंत्रता आपको किसी विषय पर अपने विचार रखने के लिए, विमर्श करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए है, अपनी राय रखने के लिए है। लेकिन अगर आप सदन में कोई आपराधिक कृत्य करते हैं या कोई नियम तोड़ने का कृत्य करते हैं, तो आप नियम तोड़ के आपराधिक कृत्य करके संविधान के उस क्या नहीं, हम आपको नहीं कह रहे, हम आपको नहीं कह रहे हैं। बात बता रहे हैं, ये केरला की माननीय नेता प्रतिपक्ष केरला की बात बता रहे हैं। हम अरे हम सुप्रीम कोर्ट जो बोला है, सुप्रीम कोर्ट जो बोला है, बैठ जाइए। अरे अच्छा नहीं, केरला की सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दिया उस पर ही बोल रहे हैं, बैठ जाइए ना। हम सुप्रीम आप नहीं, बैठ जाइए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, एक मिनट बैठ जाइए। आपको नहीं, एक इनके बाद आपको 1 मिनट देंगे, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बोले। महोदय, हमने ये नहीं कहा कि किसी माननीय सदस्य ने यहाँ विधानसभा में कोई आपराधिक कृत्य किया है। हम तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के केरला के मामले में जो उसकी टिप्पणी है, जो ऑब्जर्वेशन है, हम उसको कोट कर रहे थे। हम अभी तक कहाँ कहा है हमने कि यहाँ पर किसी ने आपराधिक चरित्र के है। महोदय, माननीय सदस्य और गंभीरता से सुनिए, ध्यान से। एक चीज बता दें कि जो अनुभव वरीय लोगों का है, नए सभी लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। और आलम जी, और महोदय, उसके तहत उसने ये भी कहा है, हम तो सिर्फ माननीय नेता प्रतिपक्ष आप ही को हम कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ ये इशारा कर रहे हैं कि हमको घेरने के लिए कहां कहां से हाथें बढ़ रही हैं, उंगलियां उठ रही हैं। सचेत हमको होना है। सुप्रीम कोर्ट ने उसी मामले में महोदय कह दिया कि इस सदन के अंदर ये कुर्सी, टेबल, आसन, माइक, ये जितनी चीजें हैं, ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी है। ये सब सरकार के पैसे से बनी हुई चीजें हैं, और अगर इनको नुकसान होता है तो डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी में जो धाराएं लगती हैं, वो सदन के अंदर भी अगर माननीय सदस्य ऐसा कृत्य करते हैं तो वो धाराएं उन पर लगेगी और उसका मामला बनेगा। हम तो सिर्फ सचेत कर रहे कि देखना सोचना ये है महोदय कि हम अपने लोकतंत्र और अपने विधायिका की इज्जत किस तरफ ले जाना चाहते, कि लोग हमें श्रद्धा की नजर से देखें या लोग हम पर आईपीसी, सीआरपीसी की दफा लगाने के लिए हम लोगों को नजर देखें। महोदय, और जहां तक माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उस दिन की घटना और जांच के या उसमें दोषी अपराधी की बात की है, महोदय, सरकार का और पूरे सत्ता पक्ष का पूर्ण विश्वास इस आसन के साथ है। और उस दिन चाहे सदन के अंदर जो घटनाएं घटी या सदन के बाहर जो घटनाएं घटी, संजोग से सभी कुछ बाहर भी व्हाइट लाइन के अंदर है, जो बिल्कुल आपके विशिष्ट क्षेत्राधिकार में है। उसमें सरकार की कोई चलती नहीं है, सरकार कहीं मायने नहीं रखती है, सरकार की कोई भूमिका नहीं है। यहां पर जो आप कहेंगे वही होगा। और हमने पहले भी कहा है कि सरकार पूरे विश्वास के साथ, और अंत में महोदय हम यही कहेंगे कि हमारे बहुत सारे, अरे घबरा कह रहे हैं, हमको ऐसी बात तो कह नहीं रहे महोदय। जो शांति, जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा है वो सही कहा है, सारी चीजें आपके संज्ञान में है। और हमने कहा कि हमको पूर्ण भरोसा है इस आसन पर
कि आप वीडियो फुटेज देख ले, सारे चीजों जो जिनके कारण उस दिन अव्यवस्था फैली, हम तो यही कहते हैं कि जिनके कारण अव्यवस्था या उस दिन का काला अध्याय बिहार के विधायिका में जुड़ा, उनको आप चिन्हित करके, चाहे सरकारी अधिकारी हो या माननीय सदस्य हो, जो भी इसके लिए जिम्मेवार हो, आप कार्रवाई करिए। सरकार आपकी कार्रवाई के साथ। महोदय, हम और कुछ नहीं कहना चाहते। अभी तेजस्वी जी सरकार की बात कर रहे थे। अरे हम लोगों की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तो हम संवैधानिक और प्रजातांत्रिक मूल्यों को ऊपर उठाने वाले हैं, ऊपर ले जाने वाले हैं। हम लोग कोई नीचे ले जाने वाले नहीं है महोदय। और महोदय, अंत में अब शांति बनाए रखिए। सुन लीजिए, पक्ष प्रतिपक्ष दोनों एक दूसरे को गंभीरता से सुनिएगा, तब न अपनी बात को विमर्श करिएगा। हाँ, इसलिए महोदय, आप जो निर्णय लीजिएगा आपके क्षेत्राधिकार में है। और अंत में हम 2 पंक्ति कह के महोदय समाप्त कर देंगे। ये अंतिम 2 पंक्ति है। सार है जो है सार में, वो सार है। आपने जो कहा तो सार है कि हम लोग तो ये चमन जो है प्रजातंत्र का, जमहूरियत का ये गुलशन जो है, जिसमें हम सभी फूल खिलते हैं, कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी। चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होगी, यही इल्जाम है हम पर बेवफाई का। मगर महोदय, चमन को रौंद डाला जिनने अपने पैरों से, वही दावा करे है इस चमन के रहनुमाई का। एक अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, जो दलीय नेता हैं, अब बस 1 मिनट में आप अपनी बातों खत्म नहीं। अब बात मंत्री जी के बात से यह स्पष्ट हो गया कि अधिकारी लोग कोई जिम्मेवार नहीं है, उनको क्लीन चिट देते हैं। जो बातें में आई यही बात है, लेकिन कुछ मंत्री जो है आपके ही अधिकारी पर इल्जाम लगाते हैं। अब हम तो कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन महोदय, मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। आसन सब चाहेंगे कि इधर थोड़ा ध्यान दे, ताकि मेरा भी कंसंट्रेशन बना रहे। तरफ ध्यान है, डिप्टी सीएम हमारे तरफ ध्यान आकृष्ट करेंगे। अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, लेकिन 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि बिहार में कानून का राज नहीं है, बल्कि पुलिस का राज है। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि ये गवर्नमेंट जो है माइंडलेस गवर्नमेंट है। अब ये हमने नहीं कहा। बात तो संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि हस्तक्षेप करने का अवसर क्यों दे रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, सुन तो लिया जाए। यानी जिस काले बिल के खिलाफ हम लोग थे, जो काला कानून आप लोगों ने बनाया, यानी उसको तो सुप्रीम कोर्ट खुद मानती है कि यहाँ कानून का राज नहीं बल्कि पुलिस का राज है। तो हमारा विरोध करना तो सच था महोदय, अब हो गया। हमारा विरोध करना तो सत्ता था महोदय। आप ये बताइए, नेता प्रतिपक्ष की विरोध तो अधिकार है, लेकिन वो कृत निंदनीय है या नहीं? अध्यक्ष महोदय, सरकार को किस बात की हड़बड़ी थी? कमेटी में भेज देती, संशोधन करके के फिर मानसून सत्र में भी बिल आ जाता, या एक आध दिन जो है बढ़ा दिया जाता महोदय। लेकिन 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, हमारे दूसरे प्रस्ताव पे हम तो इतना पॉजिटिव हो रहे हैं। 1 मिनट, दूसरे प्रस्ताव, सुझाव पे 1 मिनट महोदय, जातीय जनगणना पे हम तो कह रहे हैं, वो विषय मंत्री जी का बताया जरा। पहले इस विषय पर अध्यक्ष, विषय सबके सामने आ गया। आप भी बोलना चाहते तो बोल दीजिए। नहीं, हम कह रहे कि हाउस ने सर्वसम्मति से पास किया है। अगर वो काम नहीं हो रहा तो प्रधानमंत्री जी से। माननीय सदस्यगण, यहाँ 2 घटनाएं हुई थी। एक बार सुनिए, आप सुन लीजिए।
अच्छा, यहाँ दो घटनाएं हुई थी। एक में सदस्यों द्वारा अमर्यादित आचरण किया गया था, दूसरे सदस्यों के विरुद्ध सरकारी कर्मियों द्वारा अमर्यादित आचरण किया गया। पहले मामले में जांच आचार समिति कर रही है। जो हम आसन से बोले थे, हमने जांच आचार समिति को दिया है। आचार समिति की रिपोर्ट सदन पटल पर रखा जाएगा सबके सामने। और दूसरे मामले में सरकार के द्वारा कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की समिति बनाकर कार्रवाई की जा रही है। इसमें पहले चरण में प्रथम दृष्टया 2 पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है। शेष मामले की रिपोर्ट जल्द आएगी। हम बेहतर आचरण करें कि भविष्य में हमें किसी और कृत्य से लज्जित न होना पड़े, ये सबको संकल्प लेना है। आगे की ध्यानाकर्षण सूचना ली जाएगी। न्याय होगा, न्याय होगा। बैठ जाइए। माननीय सदस्य श्री जनक सिंह अपनी सूचना को पढ़ें। अध्यक्ष महोदय, सभी राज्यों के भर्ती आयोग की मातृ संस्था अब संघ लोक सेवा आयोग है। संघ लोक सेवा आयोग अभ्यर्थियों की मेधा सूची के बीच असंतुलन न हो, इसके लिए ऐच्छिक विषयों में स्टैंडर्ड एवल्यूएशन पॉलिसी अपनाती है तथा वेटिंग लिस्ट में भी प्रकाशित करती है। लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग अपने स्थापना काल से अभी तक न तो स्टैंडर्ड एवल्यूएशन पॉलिसी की व्यवस्था रखी हुई है, न ही वेटिंग लिस्ट की प्रकाशित करती है। फलस्वरूप चयन में असंतुलन होता है। दिनांक 10/7/2018 को हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सामान्य प्रशासन विभागों को स्टैंडर्ड एवल्यूएशन पॉलिसी बनाए जाने हेतु निर्देश भी दिया गया है। साथ ही ये यदि किसी 1-2 अभ्यर्थी ने भी योगदान नहीं किया है तो शेष बच्चों की नियुक्ति के लिए फिर वही लंबित प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। इससे राज्य के बच्चों की मेधा का नुकसान पहुंचता है। अतः बिहार लोक सेवा आयोग को ऐच्छिक विषयों में स्टैंडर्ड एवल्यूएशन पॉलिसी स्थापित करने तथा वेटिंग लिस्ट प्रकाशित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय प्रभारी मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग। समय चाहिए। माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी अपनी सूचना पर हैं। न बैकलॉग का लाभ दिया जाता है और न ही बिहार प्रदेश तक सीमित रखा जाता है। इस भेदभाव नीति के कारण समाज में द्वेष फैल रहा है। इससे संविधान के अनुच्छेद 14-16 का भी पालन नहीं हो पा रहा है। अतः आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के साथ हो रहे भेदभाव को दूर कर इन्हें भी उम्र सीमा से छूट देने, बैकलॉग का लाभ देने तथा इनके आरक्षण को राज्य तक सीमित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय प्रभारी मंत्री, समय चाहिए। समय। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।